कल की क्लास में हमने समझा कि राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि यानी कि मूल्य वृद्धि विधि से कैसे किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि से भी होती है। आय विधि का मतलब कि उत्पादन करने के लिए साधनों का प्रयोग करती हैं, साधनों के प्रयोग करने के बदले में साधनों का भुगतान करती है, जिससे उस साधनों के मालिकों को, स्वामियों को आय की प्राप्ति होती है, जिसको हम साधन आय बोलते हैं। तो जब सभी साधन आयों को जोड़ा जाता है तब जाके हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। तो इसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया में किस प्रकार से साधन आय को जोड़ा जाएगा, कौन कौन से साधन आय सम्मिलित होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आय विधि कहते हैं राष्ट्रीय आय गणना की। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय विधि का प्रयोग कैसे करते हैं और आय विधि होता क्या है। अर्थ समझना पड़ेगा। आय विधि का मतलब होता है समस्त साधन आयों का योग होना, और जब समस्त साधन आयों का योग होगा तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जब मैंने पिछला वाला बताया था, मैंने पहला को बताया था फार्मूला, उत्पाद विधि पर जीडीपी कैलकुलेट होता है। आय विधि में ना ही डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती है, ना ही आपको यहाँ पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मिलेगा, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली आपको घरेलू आय एनडीपीएफ प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कैसी होगी उस पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे। सबसे पहले आय विधि के अर्थ को अगर हमें समझना हो, आपसे पूछा आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय की गणना से आप क्या समझते हैं, इसको अर्थ इस तरह ले सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, उत्पादन के साधन अर्थात श्रम, पूंजी, भूमि तथा उद्यमी को उसके उत्पादक सेवाओं के बदले में क्रमशः मजदूरी यानी कि श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और भूमि को लगान और उद्यमी को क्या मिलता है, लाभ मिलता है के रूप में जो भी भुगतान की होती है उसकी गणना करके राष्ट्रीय आय की प्राप्ति, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, समस्त साधन आयों का योग किया जाता है। साधन आयों का योग किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। तो राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ स्टेप्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप ये आता है कि हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि साधन आय कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम निकालेंगे साधन आयों की गणना। सबसे पहले साधन आय निकाल लेते हैं कि साधन आय कौन कौन से थे। जब साधन आयों की बात करते हैं तो एक तरफ मान लीजिए ये हो गया साधन, क्योंकि साधन को प्राप्त होने वाली आय, तो दूसरी तरफ होती है इन साधनों को कौन कौन सी आय की प्राप्त होती है। साधन जैसे पूंजी को प्रयोग करेंगे और पूंजी के प्रयोग करने के बदले में भुगतान किया जाता है ब्याज, यानी कि पूंजी के स्वामियों को ब्याज की प्राप्ति होगी, ये उनके लिए आय है। जिसके बाद भूमि होता है वो अपने भूमि को दे देता है, बदले में किराया प्राप्त करता है। किराया कहे या फिर आप उसको क्या कहे, लगान कहे, ठीक है ना। जो श्रम करता है, अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता है, खुद काम करता है, तो श्रम करने के बदले में उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है वेतन, या उसको कहते हैं क्या चीज, मजदूरी, वेतन या मजदूरी, राइट। और जो इन सब से काम लेता है, यानी कि जो पूरे उद्यम को चलाता है, इसको उद्यमी यानी कि इसको साहसी बोलते हैं। सब कुछ करने के बदले में क्या लेता है, लाभ लेता है, क्योंकि वो जोखिम उठाकर बिजनेस को चलाता है तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी साधनों का योग करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि जिसके पास साधन नहीं होते हैं, क्या वो अपनी आजीविका नहीं चलाते हैं, क्या वो अपनी आय को उपार्जित नहीं कर सकते हैं, क्या उनकी इनकम नहीं होती, बिल्कुल होती। जिनके पास ये साधन नहीं होते हैं उनको बोलते हैं स्वरोजगार। क्या बोलते हैं, स्वरोजगार। तो जो स्वरोजगारों की जो आय होती है ना, इस स्वरोजगारी की आय को एक अलग संदर्भ में रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, मिश्रित आय, यानी कि बोलते हैं स्वरोजगारों की मिश्रित आय की कैटेगरी में आती हैं, जो इन चारों इनकम यानी कि चारों साधन आय के अलावा प्राप्त होती है। जैसे जिनकी अपनी खुद की दुकानें होती हैं, डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक लेके बैठ जाता है, वकील अपना ऑफिस लेके बैठ जाता है, अकाउंटेंट छोटा सा ऑफिस लेके अपना काम करता है, ठीक है ना, एक टीचर कोचिंग पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, तो उनकी जो आय होती है वो भी तो आय विधि के अंदर शामिल होगी, क्योंकि वो भी तो इनकम है, बस साधन इनकम नहीं है। तो ऐसी इनकम को हम मिश्रित आय की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि 5 प्रकार की इनकम आपके पास हो गई। इन 5 प्रकार की इनकम से ही राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आया कि जितने भी आय होती है सभी आयों की पहचान की जाती है। जैसे आयों की पहचान होती है, दूसरे स्टेप में आते हैं। अब यहां पर कैलकुलेट किया जाता है क्या चीज, घरेलू आय, यानी कि एनडीपीएफसी। यहाँ पर एनडीपीएफसी की गणना करते हैं, ठीक है।
क्या हो गया, घरेलू आय। घरेलू आय यानी कि एनडीपीएफसी की। और एनडीपीएफसी कैसे, जितने भी साधन आए सबको क्या कर दो, जोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ, हम बोलेंगे घरेलू आय। ये हो गया आपका घरेलू आय यानी कि एनडीपीएफसी। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी ये जो वेतन और मजदूरी होता है ना, वेतन और मजदूरी केवल कैश के, इसकी जगह आपके पास क्या दिया हो सकता है, श्रमिकों का पारिश्रमिक। श्रमिकों का पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब उसको मिलने वाला होता है जिसके अंदर सब कुछ शामिल होता है। उसको वेतन मिलता है, उसको खाना पीना मिलता है, उसको वर्दी मिलती है, रहने को क्या, वो सब कुछ इसके अंदर शामिल होता है। तो घरेलू आय की जब भी गणना करेंगे तो क्या क्या इसमें जोड़ देंगे, जितनी भी आय है जोड़िए। क्या क्या है, ब्याज प्लस किराया या लगान प्लस श्रमिकों का पारिश्रमिक प्लस लाभ प्लस स्वरोजगारों की मिश्रित आय। तो ये 5 प्रकार की जो प्रमुख आय होता है ना, इन सबको जोड़ देंगे तो घरेलू आय की प्राप्ति होगी। अब घरेलू आय जैसे ही प्राप्त हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप में घरेलू आय से डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, तीसरे स्टेप में निकालते हैं राष्ट्रीय आय। छोटा सा मेथड है, इसमें ज्यादा चीज समझ नहीं, दैट इज राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं एनएनपीएफसी। ठीक है ना, एनएनपीएफसी, उसका पूरा नाम होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलते हैं, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट राष्ट्रीय आय। अब ये कैसे करेंगे इसके बारे में, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या निकाल लिया, एनडीपीएफसी निकाल लिया। अब एनडीपीएफसी नहीं, हमें एनडीपीएफसी से हमें निकालना है एनएनपीएफसी यानी कि राष्ट्रीय आय। उसके लिए केवल विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अगर आपने एक बार एनडीपीएफसी निकाल लिया, अब उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आयों को जोड़ेंगे एनडीपीएफसी ही आएगा। फिर आप चाहे राष्ट्रीय आय निकालिए, चाहे एनएनपीएमपी निकालिए, चाहे जीएनपी निकालिए, चाहे जीडीपी निकालिए, कुछ भी निकालिए, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको कन्वर्जन का मतलब होना चाहिए कि ग्रॉस से नेट निकालना है, नेट से ग्रॉस निकालना है तो मूल्यह्रास को जोड़ा जाएगा। मार्केट प्राइस को यानी कि एमपी को, बाजार मूल्य को साधन लागत में बदलने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाएगा और घरेलू को राष्ट्रीय बनाने के लिए विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन की एनएफआई को जोड़ दिया जाता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमने राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट करना है वो तो पढ़ लिया। क्या इतना ही है बेटा, इतना ही है, लेकिन इसमें कुछ अब सावधानियां बरतने की जरूरत है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी वो चीजें, वो आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखना है वो क्या है, वो है आपका परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष, परिचालन अधिशेष को आपने पढ़ा होगा तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑपरेटिंग सरप्लस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऑपरेटिंग सरप्लस का नाम बहुत आता है, दिया हुआ रहता है। आप कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ा नहीं, एग्जाम में आ गया, दिक्कत हो जाती। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय में एक शब्द जो है परिचालन अधिशेष का भी आता है। वो क्या होता है, जब हम परिचालन अधिशेष की बात करते हैं यानी कि व्यवसाय को क्या बोलते हैं, व्यवसाय को परिचालित करने के बदले में प्राप्त आय। व्यवसाय को चला रहे हैं, व्यवसाय को चलाने के लिए जो बेसिकली जो मालिक होता है वो जितना भी आय की प्राप्ति होती है उसे हम परिचालन अधिशेष के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत 3 प्रकार की आय शामिल होती है। वो कौन कौन सा, लाभ प्लस ब्याज प्लस किराया। तो ध्यान में ये रखना, जब भी परिचालन अधिशेष की बात होती है इसके अंतर्गत 3 प्रकार के लाभों को, 3 प्रकार के आयों को शामिल किया जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन में लाभ, ब्याज, इसमें से कोई भी एक और परिचालन अधिशेष दिया हुआ है तो आपको परिचालन अधिशेष का मूल्य ही शामिल करना है, क्योंकि उसके अंतर्गत तीनों चीज है।
लाभ भी है, ब्याज भी है, किराया भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन करते हैं कि परिचालन अधिशेष दे दिया, उसको भी जोड़ दिया, लाभ को भी जोड़ दिया। नहीं, लाभ पहले से ही जुड़ा हुआ है, आपको दोबारा किसी प्रकार से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर परिचालन अधिशेष नहीं दे रखा तब तो आपको फार्मूले में वो जोड़ना है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कौन कौन सी चीजें, ब्याज, किराया और लाभ, इन तीनों का योग ही परिचालन अधिशेष होता है। ठीक है, ये आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2 पॉइंट और है जो आपको ध्यान में रखना, वो क्या है, उसमें पहला है ना कि दूसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, वो है लाभ, यानी कि प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है ना, लाभ होता है, लाभ के बेसिकली कितने तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं जो लाभ के अंदर शामिल होते हैं। अब होता है क्या, लेख तो लाभ दिया हो सकता है या लाभों के 3 अलग अलग तत्व भी हो सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए वो 3 चीजें क्या क्या है। तो लाभों के अंदर जो 3 चीजें शामिल है वो कौन कौन सा है, जिसमें पहला है आपका लाभांश, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिविडेंड। दूसरा इसमें शामिल रहता है अवितरित लाभ, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, और तीसरा है आपका निगम कर, या फिर दूसरा आपको निगम लाभ कर भी बोल देते हैं, निगम लाभ कर, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्योंकि जब एक व्यवसाय लाभ कमाती है तो लाभों को क्या करेगी, सबसे पहले उसकी जो मालिक है उनको, मालिकों को लाभ बांटेगी, उसके कुछ हिस्सा बचा के रखा जाता है, लाभों का जो टैक्स बनता है सरकार को वो देना होता है। तो 3 भाग बन जाते हैं। अब ध्यान में ये रखना है, एग्जाम में कभी कभी लाभ भी दे रखा होता है और इसके तीनों पार्टों में से कोई एक दे रखा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको कर्तव्य केवल लाभ को लेना है, इन तीनों को उसमें शामिल नहीं करना है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स के, कंफ्यूजन के लिए होता है। कमेंट बॉक्स यूट्यूब में रखा है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अपने कंफ्यूजन को डायरेक्ट तो पूछ नहीं पा रहे, कमेंट बॉक्स में कुछ बताए ताकि हम आपको रिप्लाई करें। कोई करे ना करे, मेरा रिप्लाई जरूर आता है, ध्यान रखना। अब बात होती है तीसरे पॉइंट की। अब तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। वो होता है श्रमिकों का पारिश्रमिक, श्रमिकों का पारिश्रमिक। आप कहेंगे सर इसमें क्या ध्यान में रखना है, पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है, पारिश्रमिक का मतलब क्या सर, कि जो अकाउंट में जो सैलरी आती है केवल वही नहीं, अकाउंट में जो सैलरी आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम नकद वेतन या मजदूरी, जो आपको कैश मिलता है चाहे अकाउंट में जाए। इसके अलावा भी एक कर्मचारी कहीं पर काम करता है, उसको कई तरीके की सुविधाएं मिलती है, चाहे कंपनी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कहीं पर भी हो। उसमें क्या क्या आता है, इसमें आपको मिलता है, एक तो मिलता है बोनस, ठीक है ना, टाइम टू टाइम बोनस मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको और क्या मिलता है, गिफ्ट यानी कि उपहार प्राप्त होता है, जैसे दिवाली के टाइम मिल गया, बर्थडे में कुछ मिल गया, होली के टाइम कुछ मिल गया, उपहार मिलते रहते हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से खाना दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा रहने के लिए घर दिया जाता है, आने जाने के लिए गाड़ी भी दी जाती है, पहनने के लिए वर्दियां यानी कपड़े भी दिए जाते हैं। सबको भले न भले कुछ तो कुछ मिलता ही है, ठीक है ना, ये सब मिलता रहता है ना। इसके अलावा सामाजिक शिक्षा में, सुरक्षा में योगदान होता है, यानी कि पीएफ जिसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, जो मालिकों के थ्रू दिया जाता है। ये सारी चीजें श्रमिकों का पारिश्रमिक के अंदर, अगर मान लीजिए पारिश्रमिक दे रखा है इसका मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से कोई अलग अलग दे रखा है तो आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा। अब किस तरह से ये होता है, कैसे शामिल करेंगे, इतना सारी चीजें के याद रखा जा सकता है, बिल्कुल याद रखा जा सकता है, आपको ध्यान नहीं रखना है। सबसे पहले फार्मूले जो 2-3 वर्ड होता है तो 3 ही तो चीजें हैं, परिचालन अधिशेष, लाभ और पारिश्रमिक। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि किस तरह से आय विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। राष्ट्रीय आय यानी कि एनपीएफसी की गणना कीजिए, राइट। और गणना करने के लिए हमारे क्वेश्चन में कभी भी नहीं लिखा रहता है कि किस विधि का प्रयोग करना है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन में दिए हुए जितने भी आइटम्स होते हैं इनकी मदे, उनको पढ़ने के बाद पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो मदे दे रखी है वो किस विधि का है, उत्पाद विधि का है या आय विधि का है या व्यय विधि का है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं,
दिया हुआ है ब्याज, किराया, निजी अंतिम उपभोग व्यय, बिक्री, स्थिर पूंजी का उपभोग, स्वरोजगारों की मिश्रित आय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लाभ, वित्तों से सुसाधन आय और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो देख के क्या पड़ा, इसमें ज्यादातर क्या दे रखा है, आय दे रखी है, साधन आय जो मैंने अभी बताया। ये जो चीज है व्यय, ये व्यय विधि का है और ये उत्पाद विधि का है। और व्यय विधि उत्पाद विधि का केवल एक ही आइटम है, इसका मतलब हम यहाँ पर आय विधि का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आय विधि के लगभग सारे ही आइटम्स यहाँ पर गिवन है। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस विधि से आपको करना पड़ेगा, जिस विधि के ज्यादातर आपको देर कभी दो विधियों से पूछा जाता है, तो वहां पर दिक्कत ये आती है, दोनों विधियों के अलग अलग आइटम छाट के निकालना पड़ते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर हमें आय विधि का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे, आय विधि का मतलब में क्या बताया था, क्वेश्चन को आप दो स्टेप में कर सकते हैं। पहले स्टेप में आप निकालिए घरेलू आय, दूसरे स्टेप में निकालिए राष्ट्रीय आय, और एक साथ करना है। जितने भी घरेलू आय है उसमें आप विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय जोड़ दीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हुए ही आपको पता चल जाना चाहिए क्या क्या जुड़ेगा। तो अब सबसे पहले दो स्टेप में मैं इसको करके दिखाता हूं। पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे, घरेलू आय, और घरेलू आय मतलब क्या चीज, एनडीपीएफसी निकालेंगे। और एनडीपीएफसी निकालने के लिए जितने भी आय है यहाँ पर जोड़ दीजिए। कौन कौन से आय है, देखिए यहां दे रखा है ब्याज, ब्याज प्लस दूसरा क्या दे रखा है, किराया, ठीक है। किराए के बाद क्या दे रखा है, निजी अंतिम उपभोग व्यय नहीं आता है, उपभोग नहीं आएगा, स्वरोजगारों की मिश्रित आय, स्वरोजगारों की मिश्रित आय प्लस फिर क्या दे रखा है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, और क्या दे रखा है, लाभ। तो हमारे यहां पर पांचों के पांचों आइटम मिल गए। अब क्योंकि राष्ट्रीय घरेलू आय निकाल रहे हैं हम पहले, तो उसकी वैल्यू को रख देंगे, ठीक है ना। ब्याज की वैल्यू कितनी है, 360, ठीक है। आइटम पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझना है ये कितना दे रखा है, 360। किराया कितना दे रखा है, 200, ठीक है। फिर है मिश्रित आय, मिश्रित आय कितना दे रखा है यहाँ पर, 600 प्लस कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना दे रखा है, 1200 प्लस, और लाभ कितना दे रखा है यहाँ पर, 150। सारे आइटम आ गए। अब इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़िए, जोड़ के कितना आ रहा है, देखिए जोड़ के ये आ जाएगा, ये हो गया 60 और ये होगा 50, यानी कि 110 बचा 1, 2 2 4 4 10 11 12 13 14 1 15 बचा 1 1 और 1 2। ये हो गया हमारा 2510 करोड़ की घरेलू आय। आंसर ये नहीं है, आंसर है राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना। तो हम निकालेंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपीएफसी, और एनएनपीएफसी निकालने के लिए जो भी घरेलू आय है उसमें विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय को क्या कर दो, जोड़ दो। और विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय कहां पर है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -50। तो जोड़ेंगे, एनडीपीएफसी हमारे पास कितना आ गया, 2510, ये हो गया 2510 प्लस माइनस का 50, कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस 0, 11 में से 5 गया 6, इधर बचेगा 4, ये हो गया हमारे पास आंसर 2460 करोड़, ठीक है ना। इतना करने के आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। डाउट होता है, अपने डाउट को बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या डाउट है, कहां पर डाउट है और कैसा डाउट है। शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल फ्रैंक होकर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।